नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और डे 7 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले जो लेक्चर हैं उन्हें एक सीक्वेंस में पहले देख लीजिएगा और उसी क्रम में जब इसे आप देखेंगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। भारत के भूगोल को हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, तो वहाँ से आप सूचनाएं इकट्ठी करके तब यहाँ पर हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय की जो संरचना है, अगर हम समानांतर रूप में उसे देखें उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो 3 भाग में उसे हम बांटें तो पढ़ने में सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी। वैसे तो हिमालय बहुत बड़ा है, तो 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं भौगोलिक अगर विभाजन कर ही दिया जाए तो पहला बृहद हिमालय होता है। बृहद हिमालय जिसे कि हिमाद्री भी कहा जाता है और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बृहद है, इसीलिए इसका नाम बृहद हिमालय रखा गया है। उसके बाद लघु हिमालय है, हिमाचल श्रेणी इसको बोलते हैं। उप हिमालय यानी बाह्य हिमालय है, जिसे कि हम शिवालिक श्रेणी के नाम से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये 3 भाग हैं। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, बृहद हिमालय या हिमाद्री सिंधु नदी के गार्ज से लेकर, सिंधु नदी का जो गार्ज है पश्चिम में, वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी का जो घुमाव है, मोड़ है, वहाँ तक फैली हुई ये पर्वतमालाएँ हैं और विश्व की जो सबसे ऊँची वाली चोटियाँ हैं। आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ किस पर्वत में बनेंगी, किस प्रकार के पर्वत में बनेंगी, तो ये वलित पर्वत होते हैं। जब जमीन में वलन पड़ते हैं बलों की वजह से, जो अंतर्जातीय और बहिर्जातीय बल होते हैं उनके प्रभाव से और टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से, जब जमीन में वलन पड़ते हैं तो यही वलन धीरे धीरे करके ऊंचे होते जाते हैं और पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। तो हिमालय की जो पर्वतमाला है वो कुछ इसी प्रकार की है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट या सागर माथा को आप जानते हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है जो कि इसी का हिस्सा है। और इस श्रेणी का जो बीच का हिस्सा है, ये तो हमने पर्वतों की बात की। वैसे अगर देखें तो इस पूरी श्रृंखला यानी बृहद हिमालय श्रृंखला में जो मध्य भाग है वहाँ से नदियों का उद्गम होता है, अर्थात उसमें ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये हिमालयी नदियाँ ग्लेशियरों से पैदा हुई हैं। जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, वैसे ही जो यमुनोत्री हिमनद है वहाँ से यमुना की उत्पत्ति होती है। तो ये सब और उनकी सहायक नदियों का उद्गम ये मध्य भाग से होता है। और इसी श्रेणी को काट कर, चीर कर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा ये सब अपनी पूर्ववर्ती घाटियों को बनाती हुई आगे की ओर बहती हैं। कुछ पश्चिम में बह जाती हैं, कुछ पूरब में बह जाती हैं। तो ये इनका है पूरा क्रम। नदियों का आप यहाँ स्वरूप देख रहे हैं। नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला हुआ है। हिमालय को आप कहते हैं ना कि एक सजग प्रहरी है जो कि उत्तर में खड़ा है, तो ये उसी कथन को सार्थक करने वाली भूमिका है। अब यहाँ अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप ये नंबर दिए हैं, संपर्क कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं। अभी हमने कहा ना कि पूर्ववर्ती नदियाँ वहाँ पे निर्मित होती। तो पूर्ववर्ती नदियाँ वो होती हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान से पहले हो चुका है, मतलब वो पहले से मौजूद थी, पूर्ववर्ती हैं यानी पहले की हैं। और स्थल खंड में उत्थान बाद में हुआ, यानी अंदर जो क्रियाएं हैं, अंदर जो मूवमेंट है वो बाद में शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप जमीन में वलन पड़ गया और वहाँ पर आकृतियाँ, मतलब पर्वतीय आकृतियाँ बन गई। तो उससे पहले से वो बन चुकी हैं। और यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड का उत्थान हो जाता है तो नदी मानती नहीं है, चट्टानें उसका रास्ता रोकती हैं, लेकिन नदी की भी जिद होती है कि वो चट्टान को तोड़ कर आगे जाएगी और अंत में वो चट्टान को काट कर वहाँ से रास्ता बना लेती है। पानी में कितनी ताकत होती है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्थल खंड को काट कर वो अपना पुराना मार्ग और घाटी को सुरक्षित रख लेती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रास्ता बदल लेती हैं। अगर प्रवाह कमज़ोर है तो रास्ता बदल लेगी, लेकिन अगर प्रवाह मजबूत है, जो कि ग्लेशियर वाली नदियों में प्रायः होता है क्योंकि हमेशा पानी उनमें होता है, तो ऐसे में वो चट्टान को काट देगी, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है, और इसे चोलोलंगमा भी कहा जाता है और भी कई नाम है। तिब्बत में सागर माथा, मतलब तिब्बत वाले क्षेत्र में चोलोलंगमा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं नेपाल में। तो ये समुद्र का माथा है यानी समुद्र का मस्तक है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो भारत के सर्वोच्च शिखर की बात करें, वैसे दुनिया का तो हमें मालूम हो गया है कि एवरेस्ट है, लेकिन भारत में माउंट केटू है, गॉडविन आस्टिन जिसे कहा जाता है, और वर्तमान में ये पीओके में चला गया है। लेकिन पीओके है तो क्या हुआ, वो तो भारत ही है। पाकिस्तान के कब्जा करने से कुछ नहीं होता है, वो हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है।
अब इसके बाद आप देख रहे हैं कंचनजंगा को। तो भारत में स्थित जो हिमालय की ऊंची चोटी है, मतलब वैसे अगर देखा जाए कि पूरे अधिकार में, तो कंचनजंगा ये सिक्किम में है, नेपाल के बॉर्डर पर ये पाया जाता है। इसके बाद ये तो बृहद हिमालय को हमने देखा, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और पर्वत है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अभी बीच वाले हिस्से को देख लीजिए, यानी लघु हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी, ये दक्षिण में स्थित है, मतलब मुख्य हिमालय के दक्षिण में इसका विस्तार है और इसकी चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत को दक्कन में घुसा दिया गया है, इसका मतलब यह है कि बृहद हिमालय के दक्षिण में इसकी अवस्थिति है, ये कहने का मतलब है। और 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है, यानी बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं कहा जा सकता। और इनफैक्ट ये सही बात है कि चौड़ाई अगर कम रहेगी तो ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई अगर ज़्यादा हुई तो ऊंचाई कम हो जाएगी, जैसे कि पठारों में होता है। फिलहाल औसत ऊंचाई इसकी ठीक ठाक है, 3700 से लेकर 4500, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि बृहद हिमालय की है, क्रमशः ऊंचाई में कमी आती जाएगी। अब यहाँ पर ढालों पर पाए जाते हैं कोणधारी वन और छोटे छोटे घास के मैदान। अब यहाँ आप देखें, कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती भाग में दुआर या दून कहा जाता है, जिससे देहरादून है। विवर्तनिकी के लिहाज से, मतलब जो टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके हिसाब से हिमालय प्रायः शांत है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये युवा वलित पर्वत है, और युवा वलित पर्वत है तो इसमें निर्माण प्रक्रिया अभी भी जारी है, यानी अंदर से उथल पुथल चल रही है। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थानों में शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब है। ये सब एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट या पिकनिक स्पॉट भी हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र हैं तो हमेशा ये सुलभ नहीं रहते हैं, और ये काफ़ी प्राकृतिक वातावरण से भरे हुए क्षेत्र हैं। मसूरी को तो आप सपनों में देखते हैं, बाकी जो है वो भी हिमालयी क्षेत्र है। तो हिमालय किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मतलब इसके विषय में अलग अलग कवियों की अपनी धारणाएं रही हैं, और सभी का यही मानना है कि हिमालय पर एक बार चले जाइए तो आप ठंडी से भले ही परेशान हो जाएं, लेकिन जब आप लौटने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आप पीछे कुछ छोड़ कर आ रहे हैं, मतलब पीछे कोई धरोहर छोड़ कर आ रहे हैं जिसे कि आपको अपने साथ समेट कर ले जाना चाहिए, लेकिन आप ले नहीं जा सकते। तो ऐसा आपको आभास होगा। ठीक है, ये आपने देखा। और लघु हिमालय के निचले भाग में, अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में, ये सारे जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, यानी काफ़ी सुरम्य स्थान है, ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर लघु हिमालय के अंतर्गत जो छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है। महाभारत की श्रेणियाँ भी इसी रेंज में आती। अंत में आता है हमारा शिवालिक, यानी बाहरी हिमालय। ये लघु हिमालय के और दक्षिण में पड़ेगा। सीधी बात है कि हम साउथ की ओर मूव कर रहे हैं, और इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब का जो पोटवार बेसिन है वहाँ से शुरू होता है, और पूर्व में ये कोसी मैया तक चला गया है, मतलब कोसी नदी तक गया है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब यह है कि ऊंचाई कम है। और पूर्व में ये क्रमशः सकरा होता गया है। जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई में कमी आती जाएगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये सबसे नया हिस्सा है, और गोरखपुर के समीप ढूंढना की श्रेणी और पूर्व में जो चूरिया मुरिया श्रेणी है उसके तौर पे इसे जाना जाता है। मतलब वो असल में कुछ और नहीं, शिवालिक ही है। शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी, अबोर और मिश्मी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो मिश्मी की पहाड़ियाँ और अबोर की पहाड़ियाँ, ये सब आप पढ़ते हैं मैप में, तो वो असल में शिवालिक का ही हिस्सा है। अलग अलग क्षेत्रों में नाम भिन्न है बस। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को दून या पूरब के क्षेत्र में दुआर कहा जाता है। दुआर मतलब द्वार कहा जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का चित्र देखने की आवश्यकता है, और चित्र हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में ये फैली है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पूर्वांचल का मतलब आप यूपी के पूर्वांचल से मत लगा लीजिएगा कि यहाँ पर पूर्वांचल वाले हिस्से में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। ये पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, और वहाँ पर जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, तो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ ये फैली हुई है, और देश के कई आंतरिक हिस्से जो है इसमें कवर होते हैं, जैसे कि पटकाई बूम, नागा की पहाड़ियाँ, मिज़ो पहाड़ियाँ, ये सब इसमें आती हैं। अब यहाँ बाकायदा मैप में समझाया गया है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। इसमें देखिए सारी पर्वतमालाएं लगभग जो पूर्वोत्तर वाली हैं और पूर्व की तरफ वाली हैं वो दी हुई हैं। हिमालय पर्वत फैला हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। चीन हमारा पड़ोसी है, वो यहाँ साइड में मौजूद है। ये हमारी सांगपो रिवर है, यानी ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से अरुणाचल में एंटर कर रही है दिहांग नदी के नाम से। दिहांग और लोहित यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र का निर्माण हो रहा है, फिर वो आगे चल रही है। अब यहाँ देखिए ये है माउंट एवरेस्ट और मकालू, यहाँ पे कंचनजंगा है, ये जेलेपला दर्रा है, यहाँ तीस्ता रिवर है, इसे और बड़ा कर लीजिए, अब दिख रहा है, ठीक है। ये आपका नेपाल है और ये आपकी गंडक नदी है जिसे सदानीरा कहा जाता है, ये कोसी नदी है। अच्छा, यहाँ मकालू पर्वत रेंज है, ये कंचनजंगा है, ये तीस्ता रिवर है, ये नदियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। यहाँ गारो खासी जयंतिया है, एक क्रम से आप देखिए ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बगल से होकर बह रही है। ये डाफला श्रेणी है, ये बोमडिला है और ये बूमला है,
ठीक है, ला मतलब दर्रा होता है। और पटकाई बूम यहाँ पे है, ये नागा श्रेणी है। ठीक, ये पटकाई बूम की श्रेणी है, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है। पूर्वोत्तर में थोड़ा मैप उलझा हुआ होता है, सारी चीज़ें छोटे छोटे दायरे में बारीकी से देखनी होती हैं। तो ये आपका पटकाई बूम है और ये ठीक यहाँ नीचे नागा श्रेणी है, जिसको कि ग्रे कलर से ऐसे पट्टी बनाई गई है। और मिजो रेंज जो है वो ठीक नीचे है। तो पूर्वांचल श्रेणी को आपने यहाँ पर देखा। ये आपका बांग्लादेश है, जो कि कभी बंगाल हुआ करता था, और ये वेस्ट बंगाल है। मतलब समझ लीजिए बंगाल कितना बड़ा प्रोविंस था। म्यांमार इधर है और म्यांमार से लगी हुई ये रेंज है पूर्वांचल रेंज, जिसे आप देख रहे हैं। कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरी है, मिजो रेंज से ये क्रॉस करती है। तो इतना हमने देखा। यहाँ पे ये ट्रायंगल का जो शेप है ये पर्वत चोटी को दर्शाता है। अगर गुड़े का निशान मतलब ऐसे क्रॉस बना है तो वो पास यानी दर्रा है, और अगर ग्रे कलर की ऐसे पट्टी बनी है तो वो पर्वत को दर्शाती है। तो संकेत मैप में देख लेने चाहिए। ये हमने पूर्वांचल की श्रेणी नहीं बल्कि बाकी जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत चोटियाँ, नदियाँ, सबको देखा। अब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पश्चिम से शुरू करेंगे और पंजाब हिमालय को देखेंगे। तो पंजाब हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, कहाँ तक विस्तार है, वो सब दिया हुआ है। कुछ दर्रों के नाम, कुछ पर्वतों के नाम ऐसे। ठीक है, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच में यहाँ नदियों के द्वारा विभाजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में जो पर्वतीय भाग हिमालय का आता है उसमें विस्तार अगर प्रदेश के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है। इसमें लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर जैसी जो श्रेणियां हैं वो आती हैं। रोहतांग और जोजिला दर्रे इसमें आते हैं। ये सब अवस्थित हैं और इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। तो नदियों के अगर विभाजन में देखें तो सिंधु और सतलज के बीच का हिस्सा। इसके बाद कुमायूं हिमालय जो है ये फैला हुआ है सतलज से लेकर काली नदी के बीच में। मतलब यहाँ पे सिंधु, यहाँ सतलज, यहाँ काली। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है और सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय से ये ज़्यादा ऊंचा हिस्सा है, यहाँ ऊंचाई बढ़ गई। भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ की जो चोटियाँ हैं वो यहीं पर है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है और मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में है, ये आप जानते ही हैं। फिर आता है नेपाल हिमालय। ये सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है पूरे हिमालयी प्रदेश का और ये काली से लेकर तीस्ता तक फैला हुआ है। काली नदी से लेकर ये तीस्ता तक फैला हुआ है और 800 किलोमीटर की लंबाई में ये पूरा फैला है। विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू रेंज, ये सब इसमें आती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद आता है असम हिमालय, जो कि दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र तक अपना पूरा विस्तार लिए है। तीस्ता नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है 720 किलोमीटर की लंबाई में। और इसमें पूरा बचा हुआ हिस्सा आ जाता है। इसमें नागा हिल्स हैं और मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, मिजो, खासी, ये सब जो तमाम फुटकर पहाड़ियाँ हैं ये सब इसमें आती हैं। और इस भाग की प्रमुख नदियों में दिहांग, दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र हैं। ये सब अपना यहाँ तंत्र बनाती हैं। सतलज और यहाँ देखें, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये उत्तर का विशाल मैदान है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनने वाला जो मैदान है वो है। प्लस इधर की जो सिंधु और सहयोगी नदियां हैं उनको भी अगर देखें तो इनके द्वारा बड़े बड़े मैदानों का, जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, जो कि उर्वरक हैं। नई मिट्टी की परतें इसमें हमेशा बनती रहती हैं और इनकी उर्वरा शक्ति हमेशा कायम रहती है। और इसमें उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी भाग में असम राज्य का जो कुछ हिस्सा है वो भी आता है। विस्तार कहाँ तक है ये आप देखिए तो सिंधु नदी का मैदान जो है पाकिस्तान में वहाँ तक, वहाँ से लेकर मतलब एक पूरा ओर से छोर तक देखते हैं ना, तो सिंधु के मैदान से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान तक ये पूरा विस्तार दिखता है। अब देखिए सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो अनेक सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहुत सारे अवसाद यानी जो कांप मृदा है उसको ले आकर मैदानों में जमा किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और अरावली की पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह, गंगा नदी समूहों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। मतलब ये पर्वतमाला जो है ये बीच में जल का बंटवारा कर देती है। तो होता ये है कि कुछ नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बह जाती हैं और कुछ नदियां जो है ये पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। ये दिमाग में आता है ना कि सारी नदियां जो मुख्य रूप से हैं वो हिमालय क्षेत्र से ही निकल रही हैं, तो उसमें से क्यों कुछ अरब सागर में और कुछ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही हैं, उनका ढाल एक ही तरफ क्यों नहीं है। तो जल के विभाजन का मतलब ये है कि बीच में ऊंचा स्थान होगा तो कुछ जो है वो एक तरफ और कुछ उसके अपोजिट प्रवाहित हो जाती हैं। तो इसमें से सिंधु और सतलज जो है ये पश्चिम की ओर और गंगा और उसकी सहयोगी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। जल विभाजक का काम अरावली करता है और इस मैदान के पश्चिमी और पूर्वी भाग ये पश्चिमी पूर्वी मैदान के तौर पर विभाजित कर दिए गए। तो यहाँ आप देखें इसका चित्र, ये आपका यूपी है और ये बिहार है। पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसे यहाँ कलर किया गया है। अच्छा, यहाँ ये जो भौतिक विभाजन किया गया है पूरे प्रदेश के हिसाब से उसे आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि बहुत क्लियर इसका मैप नहीं है लेकिन काम भर चीज़ें दिख रही हैं इसमें। पहले संकेत देख लीजिए,
जो डॉटेड यहाँ निशान है वो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश है। मतलब उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को अगर हम देखना चाहें तो ये पूरा जो यहाँ बिंदी बिंदी करके दिख रहा है ना, ये वाला है पूरा, ये लंबा एरिया है। यहाँ पतली पट्टी है, उसके बाद फिर यहाँ जाकर थोड़ा चौड़ा हो गया है। बाकी जो चिन्ह है उनको भी देखिए, तो ये जो टेढ़ी रेखाएं हैं ये उत्तर के मैदान हैं, और उत्तर के मैदानों का विस्तार भी बहुत अच्छा खासा है। उत्तर के मैदानों का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इस तरह की लाइनें खींची हुई हैं ये उत्तर के मैदान को दर्शा रही हैं, जो कि यहाँ पश्चिम से लेकर पूरा उत्तर में ऐसे फैलते हुए पूर्व की ओर तक थोड़े सक्रिय अवस्था में फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादा इसका जो संकेंद्रण है वो मध्य भाग तक ही सीमित है। नीचे जो जालीदार संरचना बनी है वो पठारी क्षेत्र है, आप जानते ही हैं, मतलब दक्कन का पठार इसमें आता है। कुछ हिस्सा मरुस्थल है और कुछ जो है वो तटीय और द्वीप समूह के मैदान है। तो मरुस्थल कहाँ है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये रहा, ठीक, और इसका आधा से अधिक हिस्सा पाकिस्तान में है। बाकी ये तटीय मैदान है जो कि इधर भी हैं और इधर भी हैं, मतलब बीच में आपका दक्कन प्लेटू का तिकोना हिस्सा है और किनारे किनारे उसका ढाल है। तो पश्चिम की ओर ढाल जो है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, जो पूर्व की ओर ढाल है उसको पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक। तो ये जो ढलान है यहाँ पर मैदान विकसित हुए हैं और उनको द्वीपीय मैदान कह सकते हैं। तो ये है पूरा संरचना, मतलब भौगोलिक और भौतिक विभाजन इसको देखा जा सकता है। छोटा कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। देखिए इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है, अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, फुटकर जानकारियाँ हैं। तो पाताल तोड़ कुएं, आपने सुना होगा इनके बारे में। ये प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं और ये धरातल के ऊपर खुद ही प्रकट हो जाते हैं, मतलब जमीन खोद कर इनको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ऊपर प्रकट हो जाते हैं और सतह पर पानी निकलता रहता है। मतलब ये है कि पाताल को तोड़कर पानी ऊपर आ रहा है, इसीलिए इन्हें जल स्रोत, मतलब जो जल स्रोत के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, तो पाताल तोड़ कूप कहा जाता है, ठीक। अब इसमें जल का सोता भी ऐसा ही होता है, जल के जो सोते होते हैं जहाँ से झरनों का उद्भव होता है या फिर इस तरह के स्रोत बनते हैं, तो वहाँ भी यही होता है कि पानी निकल रहा है कहीं ना कहीं से। तो उसमें और पाताल तोड़ कुओं में फ़र्क होता है। जल स्रोत जो होते हैं उसमें मतलब पानी जो है वो स्वतः ऊपर आ जाता है। पाताल तोड़ में ये नहीं होता है कि पानी अपने से ऊपर आ जाए। यहाँ थोड़ा सा बताने में यहाँ चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स हुई हैं। जल स्रोत जो होते हैं उनमें पानी खुद ऊपर आ जाता है। पाताल तोड़ में ये होता है कि पानी को ऊपर लाने के लिए आपको ऊपरी सतह को हटाना पड़ता है, और जब ऊपरी सतह को पहले हटाया जाता है तो पानी अंदर से निकलने लगता है। और इस तरह के जो पाताल तोड़ कुएँ हैं वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो क्या होता, ये दिमाग में आता है ना कि अगर हिमालय होता ही नहीं, था भी नहीं एक समय, लेकिन कुछ समय बाद टेथिस सागर नष्ट हो गया, और नष्ट हो गया तो अच्छा हुआ, उसकी जगह हिमालय खड़ा हो गया और मैदानी भाग निर्मित हुए। तो ये संरचना अगर नहीं रही होती तो भारत भी एक ठंडा मरुस्थल बन जाता, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवा है वो हिमालय से न टकराकर पूरे भारत से होकर गुजरती, और जब पूरे भारत से होकर गुजरती तो जैसा साइबेरिया में टेम्परेचर है वैसा ही यहाँ भी हो जाता, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके डेवलप हुए हैं, मतलब सिंधु गंगा का मैदान है, इतना बड़ा जलोढ़ मैदान है, वो भी वंचित रहता, मतलब वहाँ न तो मानसूनी वर्षा होती, न मिट्टी उस प्रकार की होती। हिमालय नहीं होता तो ये नदियाँ भी नहीं होती, नदियाँ नहीं होती तो फिर मैदानों का निर्माण कहाँ से होता। तो कुल मिलाकर भारत एक मरुस्थल की तरह से अपनी भूमिका निभा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है, और ज़्यादातर जो विशाल भंडार हैं वो गोंडवाना चट्टानों में पाए जाते हैं। हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण है, इसको आपने हजारों बार देखा है, और भौमिकीय लिहाज से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, हिमालय नया है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है वो क्रिटेशियस काल में होती है। अच्छा, एक चीज़ और बताया गया है कि विशाल मरुस्थलीय हिस्सा जो है वो थार का मरुस्थल कहलाता है। तो आप जानते ही हैं, भारत के राजस्थान और जो भारत का पुराना हिस्सा यानी पाकिस्तान तत्काल में है, वहाँ पे इसका विस्तार है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा विस्तृत क्षेत्र है जो कि सिंधु द्वारा सिंचित है। अब दक्कन ट्रैप की उपस्थिति की बात अगर की जाए तो ये उपस्थित हुआ है क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, मतलब बनने की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है, मतलब नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ, वो सेनेजोइक यानी जो उत्तर नूतन कल्प है वहाँ पर विकसित हुई है। अरावली पर्वतमाला जो है ये प्री कैम्ब्रियन की है, यानी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी, घिस चुका है अरावली पूरी तरह से। और इसके बाद आप देख रहे हैं नर्मदा को, नर्मदा तापी जो जलोढ़ निक्षेप है ये अत्यंत नूतन काल का है, यानी बहुत बाद का है। केरल का कुट्टानाड जो है ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है भारत में, अगर ऊंचाई समुद्र तल से देखी जाए, और समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है। केरल को धान का कटोरा कहा जाता है, और माफ़ कीजिए, केरल का इसको धान का कटोरा कहा जाता है, मतलब पूरे केरल राज्य में ये धान की पैदावार के लिए सर्वोत्तम है। और कुट्टानाड ये सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ये सतह कृषि होना चाहिए था, जो जल कृषि होती है, एक्वाकल्चर होता है, उसकी बात हो रही। अब इसके बाद आप देख रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को।
तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत और वेगनर की जो थ्योरी है उसके हिसाब से भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपने सुना ही होगा कि पृथ्वी जो है वो उसमें पहले एक ही लैंड एरिया था जिसको कि पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया में जब डिवीजन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, तो उसका परिणाम ये होता है कि उसके दो हिस्से हो जाते हैं, और जो उत्तरी पार्ट था उसको अंगारा लैंड या लॉरेंशिया कहा गया, और नीचे वाला जो दक्षिणी पार्ट था, दक्षिण की ओर बहने वाला जो हिस्सा था, उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। भारत उसी का हिस्सा है। तो ये चीज़। अब देखिए, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपने देखा ही पीछे, ऊपर से जो ऊपरी सतह है उसको तोड़कर पानी को बाहर करना पड़ता है। और भूगर्भीय भारत का सबसे स्थिर भाग है। अब यहाँ पे ये क्या मतलब है इसका? भूगर्भीय भारत का मतलब ये है कि जो पठार है, मतलब भारत के दो हिस्से करके आप देखिए, ऊपर का जो हिस्सा है हिमालय क्षेत्र और मैदानी इलाका, उसको अलग कर दीजिए। नीचे का जो तिकोना हिस्सा है उसको अलग करके देखिए। ये जो प्लेटू है, दक्कन का प्लेटू, ये भारत का सबसे स्थिर भाग कहा जाता है। हालांकि अब ये भी स्थिर नहीं रहा है। वजह यह है कि हिंद महासागर के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है, मतलब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, तो नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है उसमें चटक यानी दरार पड़ रही है। और ऐसे भ्रंश जब पैदा होते हैं तो निश्चित तौर पे बड़ी उथल पुथल होती है, सुनामी और बड़ी भूगर्भिक हलचलें, और उसके बाद नई स्थलाकृतियाँ पैदा होती हैं। तो अब अस्थिरता उसमें भी बन गई। लेकिन एक समय था, एक लंबा समय अंतराल बीच में जो गुजरा है, उसमें वो काफ़ी स्थिर रहा, स्टेबल रहा। तो इसको माना जाता है कि स्थिर है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मतलब वो पहले किसी ज़माने में ऊंचे रहे होंगे, लेकिन अब घिस कर छोटे हो चुके हैं। ये पूरी तरह से घिसा हुआ है। अब यहाँ मेघालय के पठार की बात करें तो मेघालय का पठार ये उत्तरी, मतलब ये हिमालय का विस्तार नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि मेघालय का पठार जो है ये हिमालय पर्वतमाला से कहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही भाग है, मतलब बाहरी हिस्सा है, आउटर पार्ट आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ समतल भूमि भी है जो कि भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो जाती है। तो ये फुटकर जानकारियाँ हैं जो कि आगे जारी रहेंगी। अब देखिए, यहाँ से फिजिक्स वाला सेगमेंट फिर से स्टार्ट होता है। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो नंबर दिए हैं, संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो फ्री के वीडियोस देखते रहिए। देखिए, फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति को देख लेते हैं। हमने गति के समीकरण देख लिए हैं और कुछ फुटकर परिभाषाओं को देखा है। मापन और मात्रक से हमने शुरू किया था। यहाँ हम देखेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति कैसे आती है। तो कार्य है क्या? वैसे तो हम कहते हैं कि हम बहुत काम किए आज, लेकिन काम क्या चीज़ है? तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए। आपने देखा ना पीछे कि जड़त्व का नियम कहता था कि कोई वस्तु अगर जड़त्व की अवस्था में है तो उसको उसकी स्थिति से बाहर लाने के लिए बाहर से बल लगाना पड़ेगा, और अगर चलायमान है तो उस स्थिति में भी उसको रोकने के लिए बाहर से बल लगाने की ज़रूरत होगी। मतलब जो अवस्था है उसकी उसी में वो रहना चाहेगी, उससे बाहर लाने के लिए उसको बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में बदलाव किया गया और इसमें जो क्रिया संपन्न हुई उसी को कार्य कहा जाता है। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, ठीक है, मान लीजिए कि हमने बल तो लगाया लेकिन वो बल पर्याप्त नहीं था, वस्तु जिस अवस्था में थी वैसी ही रह गई, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ नहीं। मतलब आपने मेहनत तो की लेकिन जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा में अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। मतलब W से अगर आप वर्क को डिनोट कर रहे हैं और F से आप बल को डिनोट कर रहे हैं, जबकि S से आप विस्थापन को दर्शा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूरी नहीं है, विस्थापन है, मतलब इसमें सदिश जो फैक्टर है वो काम कर रहा है। तो बल और विस्थापन का सीधे सीधे गुणा कर दिया गया। अब इसमें एक चीज़ बताई गई कि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत अगर हो जाते हैं, यहाँ ये कहा गया कि बल और विस्थापन यदि आपस में लंबवत हो जाते हैं, यानी दोनों के जो परिणामी हैं उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये W ये F आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस चेंज कर सकते हैं। बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तब क्या होगा? तो आप इसका जब एंगुलर वैल्यू पढ़ते हैं ना, तो W बराबर आप पढ़ते हैं F डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। तो किसी भी चीज़ के लॉजिक को समझना चाहिए। F इंटू एस कॉस थीटा होता है। अब आप देख रहे हैं कि जब लंबवत है तो इनका जो थीटा का मान है, मतलब बीच का कोण है, वो 90 डिग्री बनेगा, मतलब कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब इसका मान 0 हो गया, 0 का गुणा आप चाहे जितने में कर दीजिए, प्राप्त क्या होगा? 0। तो W बराबर हमें फाइनली प्राप्त होगा 0। तो अगर बल और विस्थापन के बीच में लंबवत स्थिति बनती है तो किया गया कार्य अपने आप शून्य हो जाएगा, ये आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इसके बाद शक्ति को देखिए, यानी पावर। तो शक्ति को उस समय दर से परिभाषित किया जाता है जिससे कार्य किया गया है और ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है। कार्य होता है तो क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बल लगाकर हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा ही तो स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं।
और किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य W और उसमें लगने वाले समय T के अनुपात से परिभाषित होती है। अब कैसे परिभाषित होती है, तो सूत्र बताता है आपको कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे लगा हुआ समय, ये मतलब है इसका, यानी P फॉर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ऐसा। अब कार्य और ऊर्जा की भांति शक्ति भी एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा भी जो है वो अदिश राशि है, उसमें दिशा जानने की आवश्यकता नहीं होती है। और शक्ति जो है वो भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है वाट। और वैसे अगर आप देखें तो कार्य का मात्रक हो गया जूल और समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसको ऐसे कहा जाता है, जूल प्रति सेकंड या वाट। यहाँ आप देखें वही चीज़ लिखी हुई है, जूल सेकंड इनवर्स, तो सेकंड को ऊपर लेते जाएंगे तो s की पावर -1 हो जाएगा, जिसे इनवर्स कहा जाता है, ठीक। तो जूल सेकंड इनवर्स इसको कह रहे हैं। अब देखिए 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के जो प्रवर्तक थे उनमें से एक थे जेम्स वाट। देखिए भाप के इंजन बनाने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया और इसमें बहुत सारी सफलता अर्जित की, लेकिन हम लोग जेम्स वाट को ही ज़्यादा पॉपुलर तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीका खोजा था। सबसे पहले लॉजिकल डिफिनीशन उन्होंने ही दी थी कि भाप में बड़ी ताकत होती है और उससे इंजन बनाया जा सकता है, और उसके पीछे वो केतली वाली कहानी है, तो आप जानते होंगे। अब शक्ति का एक और बहुत पुराना मात्रक है। देखिए शक्ति की परिभाषा मतलब भाप में शक्ति होती है और उसके सहारे हम इंजन या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसको बताने वाले जेम्स वाट थे और उन्हीं के सम्मान में शक्ति का मात्रक ही कर दिया गया वाट। तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, और वो भी कैसा मात्रक है, सबसे सर्वमान्य मात्रक, यानी ऐसा ही मात्रक है। लेकिन शक्ति का एक बहुत पुराना मात्रक इस्तेमाल होता रहा है और आज भी आप मशीनों पर हॉर्स पावर यानी HP लिखा हुआ देखते हैं। तो ये अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, ये शक्ति को नापने का एक पुराना मात्रक है जो कि वाट से बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। मतलब एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। सोच लीजिए कितना बड़ा मात्रक है। और आज भी कार, मोटर बाइक या जो पंप इत्यादि होते हैं, जेट पंप या टुल्लू पंप, उनमें हॉर्स पावर में ही शक्ति को नापा जाता है। विद्युत उपकरण की बात करें तो उसमें जैसे विद्युत बल्ब, हीटर, प्रशीतक यानी फ्रिज की बात हो रही है, शुद्ध हिंदी है समझिएगा। तो ये सब अगर हम खरीदते हैं तो उसमें वाट हमें देखना होता है, और एनर्जी कंज्यूम्शन कैसा है ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कितना वाट एनर्जी वो ले रहा है, मतलब कितना वाट वो शक्ति लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम लोग फ्रिज का जो पूरा मैनुअल है उसको चेक करते हैं, या फिर फ्रिज पे भी जो टैग लगे रहते हैं उनको देखते हैं, या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो शक्ति का अंदाज़ा लग जाता है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये हमारे घर में कितनी बिजली खाएगा। और 100 वाट का बल्ब, वहाँ वही चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जलता है, ठीक है, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खपत करता है। तो ऐसे में 100 जो वाट है, मतलब शक्ति जो उसकी है, 100 वाट का बल्ब है यानी उसकी शक्ति क्या है, 100 है। तो 100 वाट गुणे लिया गया समय कितना है, 10 है। तो 10 घंटा, अब 100 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी 1000 वाट घंटा हमें प्राप्त हुआ। और इसी 1000 वाट घंटे को हम 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं, किलो के पैमाने के तौर पे 10⁻³ वाली कोटि में। तो 1 किलोवाट घंटा ये हो गया, यानी 10⁻³ वाट इंटू 3600, ये आप देख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जब इसे कन्वर्ट करते हैं 10 की घात 3 और 3600, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 3600 है यानी 6 के आगे 2 जीरो है, तो 10 की घात 2 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम 3 और 6 के बीच में दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 10 की 1 घात बढ़ जाएगी, 10 की घात 3 हो जाएगा। 10 की घात 3 यहाँ पहले से है, तो 10 की घात 3 में 10 की घात 3 का गुणा होगा, यानी 10 की घात 6 हो जाएगा। तो 3.6 गुणे 10 की घात 6, ये आपका आ गया जूल में, यानी इतना जो है ये प्राप्त होगा। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें अगर आप कैलकुलेट ना भी कर पाएँ तो कम से कम जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा भयंकर नहीं है, इसको याद किया जा सकता है, आप रट लेंगे तो भी काम चल जाएगा। हालांकि लॉजिक साइंस में पता होना चाहिए। अच्छा, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है। ये जो स्मॉल जे आप देख रहे हैं ना, ये जूल का सिंबल है। तो ये तो बात हुई भाई शक्ति की। अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की भी बात कर ही लेते हैं, उसके बाद हम बल को देखेंगे। तो खपत के मूल्यांकन के लिए, मतलब जो विद्युत ऊर्जा की खपत है उसके मूल्यांकन के लिए किलोवाट घंटे के तौर पे ही जो मूल्य है वो चुकाया जाता है। आपका बिजली का बिल आता है या इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है तो उसमें भी यही सिस्टम चलता है। तो उसमें किलोवाट घंटा में ही आमतौर पे खपत को हम मीज़र करते हैं और उसे यूनिट के नाम से पुकारा जाता है कि इतने यूनिट का खर्चा हुआ है, इतना बिल आया है, ठीक। और किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एक वाणिज्यिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट इसको कहा जाता है। कॉमर्शियली इसका इस्तेमाल किया जाता है, सरकार का जो बिजली विभाग है वो भी इसे यूज़ करता है। और ऊर्जा के मात्रक के तौर पे वाट या मेगावाट, मतलब छोटी ऊर्जा है तो वाट, और इसके बाद बड़ी ऊर्जा मतलब यहाँ पे शक्ति के मात्रक की बात हो रही है तो मेगावाट, जैसे आप कहते हैं इतने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। तो ये सब जो है यहाँ पे मात्रक होते हैं जैसी आवश्यकता है।
अब यहाँ भार और द्रव्यमान को तो आप जानते ही हैं, तो भार जो है वो द्रव्यमान से भिन्न है, ये आप अच्छी तरह से पीछे देख चुके हैं। अब भार की परिभाषा को अगर आप देखें तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है उसी को उस वस्तु का भार कहते हैं, जिसमें उस वस्तु का द्रव्यमान और प्लस पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दोनों आपस में गुणा कर दिए जाते हैं। और द्रव्यमान किसी पदार्थ का मूल गुण होता है, मतलब वस्तु के अंदर पदार्थ का जो परिमाण होता है, पदार्थ की जो मात्रा होती है, उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्य मतलब पदार्थ और मान मतलब मात्रा। और इसीलिए प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा कभी बदलती नहीं है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो इसे यम से व्यक्त करते हैं। तो भार परिवर्तनशील है, जैसा गुरुत्वीय बल का प्रभाव रहेगा उसके हिसाब से ये परिवर्तित होगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा प्रत्येक परिस्थिति में। अब इसके बाद आप बल को देखिए। तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की जो स्थिति है उसको परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, या कम से कम उसके लिए प्रयास करता है। परिवर्तन हो या ना हो अलग बात है। तो बल का सामान्य सूत्र हमने न्यूटन वाले सूत्र में ही देख लिया था, F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें बल प्राप्त हो जाएगा। इसका SI मात्रक न्यूटन है और CGS पद्धति में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली जो पद्धति है उसमें इसे डाइन कहा जाता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये एक सामान्य चीज। अब बल प्रकृति में 4 प्रकार के मूल रूप से पाए जाते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, बाकी जितने भी बल हैं वो इन्हीं के अंतर्गत यानी इन्हीं चारों के अंतर्गत आते हैं। तो 4 मुख्य बल कौन कौन से हैं? इसमें गुरुत्वीय बल पहला है, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा दुर्बल बल है और अंतिम में प्रबल बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे पहले नंबर पे है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच में उनके द्रव्यमानों की वजह से लगता है, उनके द्रव्यमान के कारण ये लगता है। और यह एक सार्वत्रिक बल है, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह है और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सार्वत्रिक बल होता है। विश्व में प्रत्येक पिंड अपने अलावा जो अन्य पिंड होते हैं उनके कारण एक बल का अनुभव करता है। एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी पर रखी हुई हर वस्तु पृथ्वी की वजह से गुरुत्व बल का अनुभव करती है। अब खास बात यहाँ पर क्या है? खास बात यह है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा तथा मानव निर्मित जो उपग्रह है, मतलब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, उसके अलावा जितने भी मनुष्य द्वारा बनाए हुए उपग्रह हैं उनकी गति, सूर्य के परितः पृथ्वी और अन्य ग्रह या ये कह लीजिए कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं हमारे सौर परिवार में, उन सब की गति, वास्तव में पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की जो गति है, ये सब कुछ जितनी भी आप देख रहे हैं ये सब गुरुत्व बल से ही नियंत्रित होते हैं। विश्व की बृहद स्तर पर परिघटना, जैसे कि तारों का निर्माण, मंदाकिनियों का बनना, मंदाकिनी के गुच्छे यानी जो आकाशगंगाओं का क्लस्टर होता है उसका बनना, ये सब इनको विकसित करने के पीछे जो बल जिम्मेदार होता है वो गुरुत्व बल होता है। वैज्ञानिकों की ऐसी कल्पना है कि ब्रह्मांड अनंत है और उसमें असंख्य आकाशगंगाएं हो सकती हैं, करोड़ों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनकी संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनजाना है अंतरिक्ष का। ठीक है, अभी तो हमने बहुत छोटी चीज़ को जाना है, उतने दायरे में हम गिनते हैं। तो आकाशगंगाएं जो होती हैं उनमें इतनी जटिल संरचना कैसे टिक पाती है, उसके पीछे रहस्य। तो वैज्ञानिकों का ऐसा शोध है कि प्रत्येक आकाशगंगा के बीच में यानी उसका जो केंद्र होता है वहाँ पर एक ब्लैक होल जैसी चीज़ पाई जाती है, जो कि अपने तीव्र गुरुत्व के दम पर पूरी आकाशगंगा के पिंडों को बांध कर रखती है, नियंत्रित करके रखती है। ठीक है, तो ये चीज़। अब विद्युत चुंबकीय बल को देख लीजिए। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है ये आवेशित कणों के बीच में लगता है, प्लस और माइनस जो चार्ज होते हैं उनके बीच में ये लगता है। सरल प्रक्रिया में अगर देखें तो जब आवेश विरामावस्था में होते हैं तो इस बल को कूलाम नियम के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। सजातीय आवेश अगर है, मान लीजिए एक आवेश का जो मान है वो धनात्मक है, दूसरा आवेश जो है वो भी धन प्रवृत्ति का ही है, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे। अगर विजातीय है, मतलब इसमें से एक प्लस न होकर माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, ये चलता रहता है। और व्यापक रूप से विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जो है वो अविच्छेद है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, और इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं और विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से अलग चीज़ है ही नहीं, दोनों में आवेश का मामला होता है, बस तरीका अलग होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही विद्युत चुंबकीय बल में भी काफ़ी लंबी दूरियों पर काम करने की क्षमता होती है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, और इसे किसी मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि गुरुत्व को मध्यवर्ती माध्यम, मतलब बीच में कोई मीडियम चाहिए, नहीं तो वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, ध्वनि की तरह ये नहीं होता है। और विद्युत चुंबकीय बलों की भी यही स्थिति होती है, उन्हें भी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये लॉन्ग टर्म मतलब लंबी दूरी तक काम करते हैं। लेकिन गुरुत्व बल की तुलना में ये बल बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। उदाहरण के लिए किसी निश्चित दूरी के लिए 2 प्रोटॉनों के बीच का जो वैद्युत बल है, उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का
10⁻36 टाइम्स होता है, मतलब इतना गुना होता है। आप एक के आगे 36 जीरो लगाकर देखिएगा कितनी बड़ी संख्या आपको मिलेगी, उतना बड़ा ही होता है, मतलब उतना ज़्यादा होता है ये ग्रेविटी से। इसके बाद आप देखें प्रबल नाभिकीय बलों को, तो नाभिक में भी आकर्षण बल काम करता है, आप जानते ही हैं। जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांध कर रखते हैं, और बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों के परस्पर प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक जो है वो असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा ना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उससे पहले जे थॉमसन, तो इनकी अलग अलग कल्पनाएं थी। कुछ का ऐसा मानना था कि चारों ओर धनावेश, पूरा जो एक बड़ा हिस्सा है परमाणु का वो धनावेशित है और उसके अंदर ऋणावेश जगह जगह धंसा हुआ है, या फिर समान आवेश के जो कण हैं वो उसी में धंसे हुए हैं, धनावेशित कण धंसे हुए हैं। तो ऐसे में सारी कल्पनाएं वहाँ जाकर शून्य हो जाती थी कि समान आवेश हैं तो वो स्थिर कैसे हैं, और जब उनके बीच से किरणों को गुजारा गया तो ऐसा मालूम हुआ कि कहीं कहीं से टकरा कर वो निकल कर वापस लौट कर आ रही हैं और कहीं कहीं से पार निकल जा रही हैं। तो इससे भिन्न भिन्न कल्पनाएं सामने आती हैं, और बाद में रदरफोर्ड को ऐसा एहसास होता है कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ सब कुछ भरा हुआ है, और उसमें से कुछ जगह जो है वो धनावेशित है और कुछ ऋणावेशित है, इसीलिए जो आकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत है वो काम कर रहा है। फिलहाल प्रबल नाभिकीय बलों में यही है कि नाभिक के अंदर संतुलन कैसे होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो ऋणावेशित नहीं होते, धनावेशित भी नहीं होते हैं, वो उदासीन होते हैं, उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, आपने पढ़ा है। प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, परमाणु के नाभिक से बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं, उनके ऊपर होता है ऋणावेश, और वही ऋणावेश नाभिक में जो धनावेश है उसके साथ संतुलन की अवस्था में होता है, और इसीलिए परमाणु स्थिर होता है। तो ये काम करता है यहाँ पे नाभिकीय बल। अब यहाँ ये बताया गया कि प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल शब्द ही इसको बड़ा दर्शा रहा है, तो प्रबल नाभिकीय बल सभी बलों में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा बल चारों बलों में सबसे खतरनाक बल कौन सा है, तो जो प्रबल नाभिकीय बल है वो सभी जितने भी मूल बल आपने देखे उनमें सबसे प्रबलतम है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना हो जाता है। आपने देखा ना 10⁻36 टाइम था विद्युत चुंबकीय बल ग्रेविटी का, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का, और उस विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी ये 100 टाइम्स ज़्यादा है। और यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आवेश अगर विपरीत है तो ही ये काम करेगा, आवेश अगर समान है तो भी काम करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये समान रूप से काम करता है। हालांकि इसका परिसर बहुत छोटा होता है, इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि लंबी दूरी तक ये चल सके, और नाभिक की विमाओं के अंदर ही ये सीमित होता है। तो आप जानते हैं कि परमाणु का आकार कितना छोटा है, तो उतने छोटे दायरे में ही ये काम करता है, लेकिन इसकी प्रबलता ज़्यादा होती है। तथापि हाल ही में हुए विकासों में ये सूचित किया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और अधिक कहीं मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा काफ़ी विकसित मूल अवयव पाए जाते हैं, जिन्हें कि क्वार्क कहा जाता है, उससे मिलकर बने हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर पहले ये मानना था कि परमाणु अविभाज्य है, बाद में ये पता लगा कि परमाणु में भी विभाजन हो सकता है, उसमें नाभिक होता है और ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसके अंदर अलग अलग कण पाए जाते हैं। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, बाद में न्यूट्रॉनों के बारे में जानकारी मिली, और अंत में पता लगा कि सिर्फ इतने ही मूल कण नहीं होते हैं, बल्कि इनका भी विभाजन होता है, इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीज़न किया जा सकता है। तो ये क्वार्क वहीं से निकल कर आए। दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, तो नाम इसका है दुर्बल, इसीलिए ये क्षीण होते हैं, और बीटा क्षय जब होता है, बीटा डिके होता है नाभिक में, तो उसके परिणाम स्वरूप नाभिकीय अभिक्रियाओं की वजह से इनका जन्म होता है, और नाभिक द्वारा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण निकाला जाता है, जिसको कि न्यूट्रिनो कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रिनो जो है इसको न्यू से व्यक्त किया जाता है कुछ ऐसे, तो इसका उत्सर्जन होता है। और दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, लेकिन जो प्रबल नाभिकीय बल है और विद्युत चुंबकीय बल है उससे ये काफ़ी कमज़ोर होता है, और इसका परिसर बहुत छोटा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तो खासियत ये है कि इसका परिसर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका तो परिसर ही बहुत छोटा होता है। 10⁻⁻16 मीटर की ही रेंज में ये काम कर सकता है, मतलब बहुत छोटे दायरे में। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्र बल की परिभाषा देखते हैं। यानी हम देखने जा रहे हैं वृत्तीय पथ पर गति को। जब कोई भी पिंड या फिर कोई भी कण या फिर कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है जो कि चलायमान है, वो एक वृत्ताकार पथ की परिधि पर चक्कर लगा रहा है, तो वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। आपने मेले जो होते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसमें मौत के कुएं का खेल या फिर सर्कस में देखा होगा। सर्कस तो आजकल ख़त्म हो गया है, लेकिन कलाबाजियाँ लोग करते हैं तो मौत के कुएं वाला खेल दिखाते हैं। उसमें दीवारों पर ऐसे बाइक दौड़ाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है गहराई में, और वो अंदर की ओर नहीं गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न होता है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्र बल का संतुलन में होना। अभिकेंद्र बल जैसा कि इसका नाम है, पहले तो एक वृत्ताकार पथ आप बना लीजिए, ये इसका केंद्र है, और चारों ओर ऐसे हमें गति करनी है। तो वृत्तीय पथ पर गति तभी संभव हो सकती है जब अभिकेंद्र बल यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल
और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल, जिसको कि हम कहते हैं अपकेंद्र बल, वो आपस में संतुलित हो जाएं। संतुलित हो जाएंगे तभी ये वृत्तीय गति संभव हो पाएगी, अदरवाइज ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये काम है। अब इसमें देखिए, किसी पिंड को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर ये बल लगता है और इसी को कहा जाता है अभिकेंद्र बल। इसका सूत्र होता है F बराबर mv²/r। r जो है वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या है कुल मिलाकर। v आपका पिंड का वेग है और m द्रव्यमान है। बाकी चीज़ों को आप जानते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हमने पीछे अभी परमाणु के बारे में देखा। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप जानते ही हैं कि ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है, मतलब आपका ये नाभिक हो गया, धनावेशित है। इसके चारों ओर आप ऐसे ऑर्बिट बनाते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी तो एक वृत्ताकार पथ है। तो इसमें भी अभिकेंद्र बल यानी केंद्र की ओर जो बल इन्हें खींच रहा है वो इन्हें संतुलित रखता है, तब जाकर ये चक्कर लगा पाते हैं, नहीं तो ये नीचे इसी में गिर जाते, और गिर जाते नाभिक में जाकर तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये चारों ओर घूमते रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल ये संतुलन में रहते हैं। कीचड़ में तेजी से चलती साइकिल और स्कूटर के जो पहिए हैं उनके द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं, और यही वजह है कि उससे बचने के लिए मडगार्ड लगाया जाता है। मडगार्ड जो है वो गाड़ियों में लगे रहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसमें भी मतलब प्राकृत और कृत्रिम जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं सभी, मतलब खगोलीय पिंडों की बात हो रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल और आवश्यक अभिकेंद्र बल की वजह से ही वहाँ पे सब कुछ काम हो पा रहा है। और किसी मोड़ पर मुड़ते समय भी घर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल का जो संतुलन है वो आवश्यक होता है। इसके बाद आप देखें, जब पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी में, मतलब डोरी में ऐसे बांध के और उसे घुमाया जाता है तो डोरी अंदर की ओर खींचती हुई मालूम होती है। ऐसा लगता है कि अंदर की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है। और यहाँ आप देखें, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि डोरी को अंदर की ओर खींच कर रखना पड़ता है, आपको बल लगाकर उसे खींचना पड़ता है। तो आप अंदर की ओर खींचकर डोरी को क्या कर रहे हैं, इस वृत्तीय गति को, जो कि पत्थर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसको संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आप अंदर की ओर खींचकर उस पर एक अभिकेंद्र बल लगा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हर क्रिया के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप अंदर की ओर खींचेंगे तो वो डोरी आपको बाहर की ओर पुश करेगी। तो इस तरह से अपकेंद्र बल भी यहाँ पैदा होगा, एक स्यूडो फोर्स पैदा होगा जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्र बल कहा जाता है। और दोनों जब आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो वो संतुलित अपना वृत्तीय गति करता रहेगा। ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जिसका नाम लिया वो हाजिर हो गया। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर भी एक बल लगता है। कल्पना करिए कि अपकेंद्र बल न होता, सिर्फ अभिकेंद्र बल होता, तो वृत्ताकार पथ पे जो पिंड गति कर रहा है उसको अंदर की ओर खींच लिया जाता। जैसे आप चल रहे हैं, पीछे से कोई पकड़कर आपको अंदर खींच ले, तो आप क्या होंगे, गिर जाएंगे अंदर की ओर। और अगर आप भी बल लगा रहे हैं और बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में संतुलन बना रहेगा। अब इसमें जो 20 पड़ेगा वो खींच लेगा अपनी ओर। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ भी है। अब केंद्रीय बल जो है वो बाहर की ओर धकेलता है, बाहर की ओर पुश करता है, केंद्र से ये बाहर की ओर लगता है और इसे आभासी बल कहा जाता है। केंद्र की ओर जो लगे वो अभिकेंद्र बल है, केंद्र से जो बाहर लगे वो अपकेंद्र बल है। ये बाहर फेंकने का काम करता है। और याद रखिएगा, ये स्यूडो फोर्स है, यानी ये रियलिटी में नहीं होता है, बस इसका हम आभास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया तो क्रीम निकालने की मशीन, या फिर जो मथानी से आप मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं, दही मथते हैं, तो उसमें ये काम करता है। जो घी के कण हैं, मक्खन के कण हैं, उनको बर्तन की दीवारों पर ले जाकर फेंक कर चिपका देता है, अंदर से बाहर की ओर फेंकता है। इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन में कपड़े मतलब धोने और सुखाने का काम होता है। और अपकेंद्रीय शोषक है, अपकेंद्रीय पंप है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अर्थशास्त्र को देख लेते हैं, यानी इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत आज कर रहे हैं तो पहले परिभाषा देखेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है संसाधन या पैसा। वैसे अर्थ का शाब्दिक अर्थ लोग पैसे से ही लगा लेते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ये है, मतलब अर्थ की परिभाषा ये है कि संसाधन जिनसे कि हम एक सुखी जीवन बिता सकते हैं, संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं। तो अर्थ का यही अवधारणा है, और उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, तो ये पूरी विद्या कहलाती है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी आपने सुना होगा। तो वो जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक दशा से ज़्यादा राजनीतिक दशा पर फोकस किया गया है। वो पूरी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी पर आधारित है। हालांकि उसमें वित्त की भी चर्चा की गई है, लेकिन वो सीमित है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अवधारणा आपको ये बता रही है कि समाज में किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार किए जाते हैं और विभिन्न लोगों के बीच में इसका वितरण किया जाता है। अब व्यक्ति, फर्म, सरकार और अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं, और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है,
अर्थ का मतलब, शाब्दिक अर्थ तो होता है धन, ठीक है। अब धन का मतलब सिर्फ नोट नहीं, कुछ भी संसाधन हो सकता है। और शास्त्र का मतलब होता है विद्या, तो धन का अध्ययन या धन की विद्या, वही है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ तो आपने देखा। सबसे पहले दर्ज किए गए आर्थिक विचारकों में एक थे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, एक ग्रीक यूनानी जो व्यक्ति हैं उसके तौर पे किसान थे मूल रूप से, और इनका नाम था हेसियोड। और किसान आमतौर पे कवि होते ही हैं। खेत की मेड़ पर जब वो खाली बैठे रहते हैं तो उन्हें गीत के अलावा और कविता के अलावा कुछ नहीं सूझता है। जब हरे भरे पौधों को देखते हैं तो उन्हें कविता बहुत आती है, ठीक है। तो ये हेसियोड नाम के कवि कम किसान थे, और इन्होंने लिखा कि कमी को दूर करने के लिए श्रम, सामग्री और समय को जब हम कुशलतापूर्वक आपस में समायोजित करते हैं तो इससे एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है जो कि हमें आगे ले जाता है। लेकिन बाद में कुछ और एडवांस विचारक आते हैं, और आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र की स्थापना बाद में ही होती है। आमतौर पर इसका श्रेय स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, उनको दिया जाता है। उनकी किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में पब्लिश होती है। इस किताब में काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषाओं को दिया है, और एडम स्मिथ ने इसी किताब में ये कहा है कि ये धन का विज्ञान है, ठीक है। ये साइंस ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ मनी है, इसे हमने देखा। फिर आते हैं डॉक्टर मार्शल। उन्होंने जो किताब पब्लिश की थी उसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिए हुए थे। 1890 में ये किताब आती है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी परिभाषा देकर काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था इसमें। तो ये परिभाषाएं एक के बाद एक चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ देखें, अब ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है रॉबिन्स। 1932 में इनकी एक किताब प्रकाशित होती है, एन एसे टू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत इसमें कहा गया है। और इसके संबंध में उनका कहना है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। सही बात है, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। तो जब साधन सीमित है तो हमें उन्हें मैनेज करके चलना पड़ेगा, और यही जो मैनेजमेंट है इसे हम अर्थशास्त्र में देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री है, इनका नाम है सैमुएल्सन, और इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र यानी साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री एक और है कपिल आर्य, जो कि अपने देश के हैं। अर्थमेधा नाम की इनकी पुस्तक है जिसमें सुख के साधनों का विज्ञान अर्थशास्त्र को बताया गया है। तो ये विचारक हैं, इनके मत यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद 2 भागों में हम बांट के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देखते हैं ना। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसका हिंदी अनुवाद है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में बुनियादी तत्वों को किस रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें कि व्यक्तिगत एजेंट और बाजार, उनके बीच का कन्वर्सेशन, और उस कन्वर्सेशन यानी बातचीत का जो नतीजा निकलता है वो सब आता है। और व्यक्तिगत एजेंटों में कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि घर है, फर्म है, खरीदार हैं, विक्रेता हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का दायरा बड़ा है, मतलब बड़ी चीज़ों को इसमें केंद्रित किया जाता है। इसमें उत्पादन, खपत, बचत और निवेश की जो आपस में क्रिया है उसको हम पढ़ते हैं, और इसे प्रभावित करने वाले कारक श्रम, पूंजी और भूमि के संसाधनों का रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीतियां जिनका कि प्रभाव इन तत्वों पर पड़ता है, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेसिक डिफरेंस देखेंगे व्यष्टि और समष्टि, यानी दोनों इकोनॉमिक्स जो है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बीच का फर्क। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में समेकित स्तर पर किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर का मतलब है कि एक उपभोक्ता हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक उत्पादक हो सकता है, मतलब एक इकाई। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें पूरा समूह, मतलब पूरा राष्ट्र है तो एक समूह है तो उसकी राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग को हम देखते हैं, कुल स्तर जो कीमत का है उसको देखते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार का इसमें अध्ययन होता है, इसमें समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन यहाँ पे होता है व्यष्टि वाले में, और समष्टि वाले में सामान्य कीमत जो प्रत्येक वस्तु की है उसका अध्ययन होता है। और व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म, अर्थात मांग की पूर्ति बलों की निर्माण या निर्णायक क्रिया के तौर पे काम करता है। और समष्टि वाला जो सिस्टम है उसमें आर्थिक समस्याओं जैसे कि रोजगार, गरीबी और स्फीति इत्यादि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है, मतलब यहाँ पे सरकार अपने कदम उठाती है, वो निर्णायक होता है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो इनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने 2 श्रेणियों में इसको बांट दिया और रेखांकित किया। इनका एक जर्नल प्रकाशित हुआ था, मतलब एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का, अर्थशास्त्र को मैनेज करने का एक नया तरीका बताया गया था। अब अर्थशास्त्र विशेष रूप से उत्पादन और विनिमय में दक्षता से संबंधित है, और यह समझने के लिए मॉडल और धारणाओं का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रोत्साहन और नीतियां बनाई जाए, दक्षताओं को कैसे अधिकतम करें,
ये सब समझने के लिए तरह तरह के मॉडल बनते हैं। अर्थशास्त्री सकल घरेलू उत्पाद और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे कई आर्थिक संकेतक तैयार और प्रकाशित करते हैं, जिनके सहारे ये मापन और विश्लेषण करने का काम करते हैं। अब यहाँ से हम सामान्य हिंदी को देखेंगे और सामान्य हिंदी में विपरीतार्थक शब्दों को आप देख रहे हैं, ये भाग 7 है। प्राप्य का होता है अप्राप्य विलोम, और प्रामाणिक का होता है अप्रामाणिक, प्रायः का होता है बहुधा या सदैव, प्रारंभिक का होता है अंत्य, प्रासंगिक का होता है बेतुका या अप्रासंगिक। आप उपसर्ग लगाकर भी विलोम बना सकते हैं और स्वतंत्र शब्द का भी चुनाव कर सकते हैं। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है, प्रीति का द्वेष होता है, प्रेम का घृणा होता है, प्रेम भाव का दुर्भाव होता है, प्रेरित का अप्रेरित होता है और प्रोत्साहित का हतोत्साहित होता है। प्रौढ़ का विलोम अप्रौढ़ होता है, प्रौढ़ता का अप्रौढ़ता होता है, फलाहारी का अनाजी होता है, फलित का अफलित होता है, फूल का कांटा होता है, फैलने का सिकुड़ना होता है, बड़बड़िया का गुमसुम होता है और बढ़ने का घटना होता है, बढ़िया का घटिया, बंधन का मोक्ष और बद्ध का अबद्ध या मुक्त होता है। बलवान का दुर्बल, निर्बल, बलहीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बर्बर का सभ्य होगा, बनने का बिगड़ना, मिटना, टूटना, ये सब हो सकता है। बहिरंग का अंतरंग और बाधक का अबाधक, बार बार का कभी कभी, बीमार का चंगा या तंदुरुस्त, बृहद का लघु। इसके बाद बहुधा का यदा कदा, बाधित का अबाधित, बाहर का अंदर या भीतर, बुद्धिमान का निर्बुद्धि और बेचने का खरीदना, बुरे का भला, बाह्य का अभ्यंतर, बाध्य का अबाध्य, बाढ़ का सूखा और बेडौल का सुडौल। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बीमार का चंगा या तंदुरुस्त, बुद्धिमान का बुद्धिहीन या निर्बुद्धि कह सकते हैं, बुरे का भला, बृहद का लघु, बेचने का खरीदना और बेडौल का सुडौल। बेदम का दमदार होता है, बेमेल का संगत होता है, बोधगम्य का दुरूह हो सकता है, अबोधगम्य भी हो सकता है, बोध्य का अबोध्य होता है, ब्याहा का कुंवारा होता है, भंगुर का अभंगुर होता है, भंजनीय का अभंजनीय, भक्त का अभक्त और भक्ष्य का अभक्ष्य होता है, भग्न का साबुत होता है, भद्र का अभद्र होता है, भद्रता का अभद्रता होता है, भय का साहस, भयभीत का निर्भीक या निर्भय, अभय भी कह सकते हैं, भरे हुए का छूछा, रिक्त या फिर खाली हो सकता है, भले का बुरा, भलाई का बुराई, ऊष्मा का शीतलन हो जाएगा, और ऋणात्मक का धनात्मक या धनात्मक का ऋणात्मक। ऋण का धन होता है, रिद्धि का विपन्नता होता है, रिद्धि मतलब संपन्नता, एकांकी का अनेकांकी, एकाकी का दुकेला, ठीक है, एकाकी मतलब अकेला तो उसका दुकेला हो जाएगा, और एकाग्र का चंचल हो जाएगा, एकाधिक का सर्वाधिकार मतलब एकाधिकार का सर्वाधिकार, एड़ी का चोटी, एक श्रुत का बहुश्रुत, एक तंत्र का बहुतंत्र, ऐषणा का अनेषणा, ऐन्द्री का ऐन्द्र, ऐन्द्री मतलब इंद्र की पत्नी और इंद्र मतलब इंद्र भगवान। उसके बाद एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, ओजस्वी का निस्तेज, ओतप्रोत का विहीन, ओछे का गंभीर, ओह का वाह, ओह मतलब जैसे हम दुख से भरकर आहें भरते हैं तो उसी का फिर तारीफ करते हैं तो वाह, खुशी का ये और दुख का प्रतीक है। इसके बाद आप देखें औदीच्य का दाक्षिणात्य हो जाएगा, उदीची मतलब उत्तर दिशा होता है असल में। इसके बाद औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा, औरत का आदमी हो जाएगा, कर्षण का विकर्षण हो जाएगा और कुसंग का सुसंग हो जाएगा। कटु का मृदु है, कड़े का मुलायम है, कुसुम का वज्र है। कुसुम का मतलब यहाँ पे पुष्प तो है ही है, पुष्प बहुत मुलायम होता है और वज्र बहुत कठोर होता है, ऐसे इसको विलोम बताया गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कायर का, तो कायर का साहसी या निडर होता है, क्रमबद्ध का क्रमहीन होता है, और कृश का हृष्टपुष्ट प्रवृद्ध या स्थूल हो सकता है। काम का निष्काम होगा, कलुष का निष्कलुष या अकलुष भी हो सकता है, कृपा का कोप या अकृपा, कर्मठ का आलसी, कृश का पुष्ट स्थूल प्रवृद्ध, कृत्रिम का प्राकृत स्वाभाविक या नैसर्गिक, जागृत का सुषुप्त, जनक का जननी, जल का निर्जल थल, जागरूक का उदासीन, जनाकीर्ण का जनहीन, ज्योतिर्मय का तमोमय, जाड़ा का गर्मी, ज्वार का भाटा, जंगली का पालतू घरेलू, जोड़ का घटाओ, ज्वलन का शमन, झूठ का सच, झगड़ा का शांति, झनकृत का निस्तब्ध, झीना का गाढ़ा, तट का मझधार, तल का अतल, तनय का तनया, तनवंगी का स्थूलंगी, तरल का ठोस, तनुता का पुष्टता। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तारुण्य का क्या हो जाएगा, वार्धक्य हो जाएगा, तृष्णा का वितृष्णा और तृप्ति दोनों हो सकता है। तप्त का शीतल हो जाएगा, त्रिषित का तृप्त हो जाएगा, तीक्ष्ण का कुंद हो जाएगा, तृषा का तृप्ति हो जाएगा, त्यक्त का गृहित हो जाएगा, त्याज्य का ग्राह्य और तृप्त का अतृप्त या तृषित हो जाएगा। तुष्ट का रुष्ट हो सकता है, तेज का धीमा हो सकता है, तेजस्वी का निस्तेज हो सकता है। तटस्थ का सापेक्ष, तिमिर का आलोक या ज्योति, तलवार का ढाल, थाह का अथाह, थकावट का स्फूर्ति, तुलनीय का अतुलनीय, थोक का फुटकर खुदरा दोनों हो सकता है, दास का स्वामी, दरिद्र का संपन्न या धनी, देह का विदेह, दंड का क्षमा या पुरस्कार, दयालु का निर्दयी, दुसाध्य का सुसाध्य, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, दृश्य का अदृश्य, दुर्गम का सुगम, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दृष्ट का अदृष्ट, दुर्दांत का शांत, दमित का उत्तेजित, शीघ्र का ह्रस्व, सूक्ष्म लघु, ये तीनों हो सकता है। सुखी और दुखी आपस में विलोम है, दुशील का सुशील हो जाएगा, दुराग्रह का आग्रह हो जाएगा, दुर्निवार का निवार्य हो जाएगा, दूरवर्ती का निकटवर्ती हो जाएगा, दैविक का भौतिक हो जाएगा, देव का दानव हो जाएगा, मतलब दानव असुर दैत्य कुछ भी हो सकता है। दूषित का स्वच्छ या सित हो जाएगा, दिवा का सित मतलब सफ़ेद होता है,
दिवा का रात्रि या निशी हो सकता है, कृपण का यहाँ आप देख रहे हैं दानी हो जाएगा, देर का सबेर हो जाएगा या जल्दी भी कह सकते हैं उसको, और दाता का सूम होता है, इसके अलावा भिखारी, भिक्षुक या याचक भी कह सकते हैं। अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट होता है और करंट अफेयर में रिपोर्ट या इंडेक्सेस दिए हुए हैं किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, उसमें टॉप पे कौन है और बॉटम में कौन है ये हम देखेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट इंडेक्स मिला है, मतलब रैंकिंग मिली हुई है, उसमें जापान और सिंगापुर का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है। 192 के स्कोर के साथ ये टॉप पे है। दूसरे नंबर पे जर्मनी और साउथ कोरिया है, स्कोर है इनका 190, और फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग इसमें तीसरे स्थान पे है 189 के स्कोर के साथ। भारत की इसमें क्या प्रदर्शन स्थिति है, तो 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, 111 देशों के बीच में कंपटीशन था और हमारा स्थान है 83वां। ठीक है, 2021 में हमारा 90वां स्थान था, तो थोड़ा अभी सुधार हुआ है, स्थिति में 7 स्थान का सुधार किया गया है। 2022 में दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट देश कौन कौन से हैं, तो इसमें अफगानिस्तान है, 26 से प्राप्त हुआ है स्कोर, इराक को 28 और सीरिया को 29, तो ये बॉटम वाले हैं। तो टॉप और बॉटम हमने देखा और अपने देश की स्थिति को देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एशिया पावर इंडेक्स जरूर पूछा जाता है, कुछ न कुछ इससे क्वेश्चन बनेगा। तो सिडनी स्थित जो थिंक टैंक है, जैसे अपना थिंक टैंक है नीति आयोग सरकार का, वैसे ही सिडनी का थिंक टैंक है ये लोवी इंस्टीट्यूट। और लोवी इंस्टीट्यूट जो है इसमें इंडेक्स में जो टॉप कंट्रीज़ हैं, पहले नंबर पर यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन है, जापान है और चौथे स्थान पर हम लोग हैं। भारत इसमें चौथे स्थान पर है। और जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति है, तो 15वें नंबर पे हमारा नालायक पड़ोसी है, उसके अलावा 19वें स्थान पे है बांग्लादेश, 20वें स्थान पे है पड़ोसी श्रीलंका और 25वें स्थान पे है हमारा दोस्त नेपाल। और इंडेक्स में भारत पिछले वर्ष भी चौथे स्थान पे था, यानी ये हमारी रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है, हम अपने स्थान पर बने हुए हैं। 70 से अधिक स्कोर वाले 2 देशों अर्थात यूएसए और चीन को सुपर पावर की श्रेणी में रखा गया है और वो हैं। इसके बाद नेक्स्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में सबसे निचला स्थान पापुआ न्यू गिनी को प्राप्त हुआ है, 26वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान, 11 का स्कोर इसको मिला है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए, इसमें स्कोर, स्थान और देश दिया हुआ है, तो इसका जो स्थान है वो 180वां है, यहाँ आप देख रहे हैं, और स्कोर 11वां है। दक्षिणी सूडान को आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री। और बहुत साफ सुथरे जो एकदम ट्रांसपेरेंट देश है उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, 88 का इनका स्कोर है। और तीनों देश यानी तीनों को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भाई बराबर स्कोर है तो ये संयुक्त रूप से टॉप कर गए। अब भारत की क्या स्थिति है ये जानना रोचक है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में हम भी बहुत साफ तो है नहीं। तो शून्य, ये जो सूचकांक है इसमें शून्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ काउंट होगा। तो शून्य का मतलब होता है बेहद भ्रष्ट, और 100 का स्कोर अगर आपको मिलता है तो आप एकदम ही दूध के धुले हैं। 2021 में भारत का स्थान था 85वां। मतलब क्या है कि इसमें हमारी स्थिति बहुत ठीक भी नहीं कही जा सकती, बहुत खराब भी नहीं कही जा सकती। और 40 का स्कोर था, मतलब 85वां स्थान था, स्कोर हमारा 40 था। स्थान और स्कोर में फ़र्क है। 2020 की स्थिति क्या थी, यहाँ आप दोनों ही देखिए। 2020 में 85वां स्थान था और 40 का स्कोर था। माफ़ कीजिए, 2021 में यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। देखिए 85वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था 2021 में, ठीक है, स्थान है, और स्कोर था 40। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2021 का है। और 2022 में क्या था, पीछे वाले साल में, कभी कभी पीछे का भी पूछ लिया जाता है, तो 86वां स्थान था। और 2019 में क्या था, और पीछे चले जाए तो 80वां स्थान था। तो ये यही आसपास घूम रहा है। कुल मिलाकर इस सूचकांक में 28 के स्कोर के साथ, ध्यान से देखिएगा, 28 के स्कोर के साथ पाकिस्तान जो है वो 140वें स्थान पे। अब भारत में बेरोजगारी दर को अगर नापा जाए तो ये बढ़ती ही जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से हाथ पैर पसार चुकी है, मतलब विफल हो गई। अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो है CMIE, इसके द्वारा यहाँ पे इंडेक्स जारी किया गया, मतलब दर का रिपोर्ट जारी किया गया। तो इसमें जो राज्यों की रैंकिंग बनाई गई, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड में और बिहार में। जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी कम नहीं हुई है। हालांकि दावे तो बहुत किए गए थे कि भाई वो विशेष राज्य वाला दर्जा और वहाँ की स्थितियों को सामान्य किया जाएगा तो उससे बहुत बड़ा फर्क आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ये है। और सबसे कम बेरोजगारी दर वाले जो जिले हैं, माफ़ कीजिए राज्य हैं, उसमें कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा है। दक्षिण के राज्यों का अच्छा प्रदर्शन है और उसे यहाँ हम साफ देख सकते हैं।
मासिक माल निर्यात रिपोर्ट को देख लीजिए भारत का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। दिसंबर 2021 में भारत ने 37.29 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया, ये आप आंकड़ा याद रखेंगे। और 2021 में इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे सामानों की निर्यात मांग सबसे ज़्यादा थी। तो किसकी निर्यात सबसे ज़्यादा थी ये पूछा जाता है, तो उसमें रत्न, आभूषण और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं इनकी मांग सबसे अधिक थी। दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड, ये ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की जाने वाली इंडेक्स रिपोर्ट है और इसमें टॉप 5 ब्रांड्स में एप्पल पहले नंबर पर है, यहाँ आप एक क्रम से देख रहे हैं। उसके बाद अमेजोन जो है वो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे गूगल है, चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है और 5वें नंबर पर वॉलमार्ट है। सभी के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के क्रियान्वयन में राज्यों के स्थान को देखें। रूरल प्लस अर्बन, रर्बन, और ग्राम विकास मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है। अब इसमें क्रियान्वयन में टॉप जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, गुजरात का तीसरा स्थान है। संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले जो तेलंगाना के हैं, ये देश भर में उन 300 क्लस्टर समूहों में टॉप 2 की पोजीशन में रहे हैं, मतलब शीर्ष 2 स्थान पे रहे हैं जहाँ पे इस कार्यक्रम को लागू किया गया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये जो मिशन चालू किया गया था 2016 में, इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची अगर देखें तो अमेरिकन बेस्ड जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है वो इसको जारी करता है। और लोकप्रिय नेताओं की सूची में पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं, 71% इनकी लोकप्रियता है। और लोपेज ओब्रेडोर जो हैं, ये मैक्सिको के हैं, ये दूसरे पोजीशन पे हैं 66% के साथ। माद्रियो ड्रॉगी ये इटली की हैं और इनका 60% यहाँ लोकप्रियता का स्तर है। फुमिदो किशिदा ये जापान के हैं और 48% इनकी लोकप्रियता का स्तर है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पोजीशन प्राप्त हुई है। इसके बाद टॉप 25 आईटी सेवाएं 2022 की जो रैंकिंग है ब्रांड फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो सबसे मजबूत जो आईटी ब्रांड है उसमें पहले नंबर पर है एसेंचर। ठीक है, एसेंचर इसमें पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। उसके बाद तीसरे स्थान पर इन्फोसिस है। चौथे स्थान पर IBM परामर्श कंसल्टिंग है और कॉन्जिजेंट ये जो आपका है ये 5वें स्थान पे है। इसमें खास बात यह है कि आईटी क्षेत्र की 4 अन्य बड़ी घरेलू कंपनियों में यहाँ प्रतिस्पर्धा हुई थी और वो भी टॉप 25 में अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं, जैसे कि 7वीं पोजीशन पे है। तो 5 तक हमने देखा ना, उसके बाद वाला तो 7वें पोजीशन पे है विप्रो। उसके बाद HCL जो है वो 8वें नंबर पे है। महिंद्रा टेक जो है वो टेक महिंद्रा असल में 15वें स्थान पे है और LTI ये आपका 22वें स्थान पे है। तो ये भी 25 के अंदर ही है, लेकिन हम टॉप 5 को पहले देखेंगे। इसके बाद भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का आजकल काफ़ी चलन चल रहा है, तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसका 1 लाइनर डाटा आपने पढ़ा भी था। तो 22 जनवरी 2022 को नीति आयोग ने भारत में ये शीर्षक, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैंकिंग, ये रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसको जारी किया। और RBI की प्राथमिकता के क्षेत्र उधार निर्देशों, मतलब दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस हैं, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को ये रेखांकित करती है। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठनों रॉकी माउंटेन, यहाँ आप देखें इसके बारे में दिया हुआ है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया। यहाँ संगठन होना चाहिए था क्योंकि एक ही संगठन है। नवाचार उपलब्धियों पर अटल रैंकिंग को तो आप जानते ही हैं, 2021 की सूची जारी हुई है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही नया नाम शिक्षा मंत्रालय है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। IIT मद्रास ने CFTIS केंद्रीय विश्वविद्यालय और जितने भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं टेक्निकल श्रेणी के, उनके तहत लगातार तीसरे साल अटल रैंकिंग को जारी किया है। और इसमें पहला स्थान, मतलब जो IIT मद्रास है, इसको जारी किया गया है लगातार तीसरे साल, और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को प्राप्त हुआ है। वैसे टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट है उनकी अगर लिस्ट को हम देखें तो उसमें IIT मद्रास पहले स्थान पे है और IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पे है। तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली है। टॉप 10 को देखना आवश्यक नहीं है, ऊपर के जो टॉप 3 हैं वही यहाँ पे बताए गए हैं। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और राज्य विश्वविद्यालयों की श्रेणी में यहाँ पे रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र का नाम हम ले सकते हैं टॉप कैटेगरी में। इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे जो है, ये सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें पहले स्थान पे है। जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो खोर्धा उड़ीसा का है उसका नाम आता है। और वित्त पोषित संस्थानों में अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ये तमिलनाडु का है, इसको यहाँ पर रैंकिंग प्राप्त हुई है। इसके बाद अब 1 लाइनर डाटा को भी थोड़ा देख लीजिए। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ परेड में वायुसेना की झांकी निकली थी और इसमें पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया था। राफेल विमान वैसे भी चर्चा में थे
और उससे भी ज़्यादा चर्चा ये है कि ये महिला सशक्तिकरण का गौरव चिन्ह बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उड़ाने वाली महिला पायलट है, इनका नाम है शिवांगी सिंह। और वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। 2021 में पहली बार शामिल कौन हुआ था? तो भावना कंठ, जो कि लेफ्टिनेंट है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, वो इस झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। वाराणसी से ताल्लुक रखने वाली शिवांगी सिंह ये अपनी यूपी की ही है, तो क्वेश्चन बन सकता है और इसीलिए यहाँ पर आपको दिया भी है। तो शिवांगी सिंह 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी और महिला लड़ाकू विमान पायलटों में वायुसेना के सेकेंड बैच में ये शामिल हुई थी। तो महिलाओं को सेना में भर्ती करने की ये प्रणाली बहुत लंबी, मतलब बहुत पीछे से नहीं चली आ रही है, ये नवाचार है एक तरह का और काबिले तारीफ है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिले बनाए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो अब राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 26, क्योंकि आंध्र का जब से विभाजन हुआ था तब से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए थे, हालांकि नई राजधानी और नया क्रम बन रहा था, लेकिन अभी 13 नए जिलों का गठन हुआ है। जो नए जिले हैं उनके नाम आप जान लीजिए, इसमें मान्यम है अल्लूरी सीताराम राजू, ये नेताजी के नाम पे है, और उसके अलावा अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलूरू, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नदियाल और सत्यसाई, अन्नामैया और श्री बालाजी, ये सब जिले हैं। दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी यूनेस्को ने नॉर्डिक देशों में, जो स्कैंडिनेवियन देश है, नॉर्डिक देश है, वहाँ पर प्रचलित क्लिंजर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक, तो ये नॉर्डिक लोग जो हैं क्लिंजर शिप्स का इस्तेमाल किया करते थे। अगर आपको क्लिंजर शिप्स देखनी है तो फ्रोजन मूवी देखिएगा डिज्नी की, उसमें ये आपको दिखाई देगी। और या फिर कोई भी आप वाइकिंग से जुड़ी हुई फिल्म देखिएगा, तो उसमें वाइकिंग लोग जब समुद्र पार करते हैं तो उसमें नाव का यूज़ करते हैं और वो नाव आपको इसी संरचना की दिखेगी। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी 2022 को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। अच्छा, डिजिटल संसद नाम का एक नया एप्लीकेशन लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद स्विगी कंपनी है, इसने हाल फिलहाल में डेकाकॉर्न का टैग हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है और ऐसी ये चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। डेकाकॉर्न एक निजी फर्म होता है जिसका कि मूल्य $1 अरब से ज़्यादा है, ये आप इसके बारे में जानिए। और ये टैग हासिल करने वाली अन्य कंपनियां कौन सी हैं भारत की? तो 3 कंपनियां हैं इसमें, पेटीएम है, ओयो है, होटल एग्रीगेटर, और बाइजू है। ठीक है, इसके बाद फेसबुक विश्व का पहला डेकाकॉर्न था और इसने 2007 में ये टैग अर्जित किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। अनसंग हीरोज़ के बारे में तो हम देखते हैं, लेकिन उसमें महिलाओं की भूमिका कितनी थी। ऐसी महिलाएं जिनकी गाथा नहीं गाई गई। अनसंग का मतलब क्या, कि जिनकी गाथा या जिनका बखान नहीं किया गया, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो ऐसी महिलाओं को ये समर्पित है। और इसका विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है। मीनाक्षी लेखी जो है ये केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं। 28 जनवरी को इस पुस्तक का दिल्ली में विमोचन किया गया। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी को हुआ नई दिल्ली में और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र ये त्रिशूर में खोला जाएगा। सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के तौर पे इसको स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व संबंधी जो दिशा निर्देश है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, मतलब उसकी पाबंदी को प्रभावी कर दिया गया है और 2022 जुलाई की 1 तारीख से ही प्रभावी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। लागू करना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको कायदे से हम पूरी तरीके से सबको मनवा लें, ये महत्वपूर्ण होता है। लागू करने के लिए एक कागजी होता है कि हमने लागू कर दिया, और धरातल पर वो कितना दिख रहा है ये काम का है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे पाबंदी भले ही लग गई हो, लेकिन जहाँ पर निगरानी हो रही है वहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन चोरी छिपे धड़ल्ले से इस्तेमाल चल रहा है। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव ये 29 जनवरी को जेद्दा में आयोजित हुआ था, ध्यान दीजिएगा। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन 2022 में इसको भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर इसकी लॉन्चिंग की गई। मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और छत्तीसगढ़ के जुड़ने के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। तो ये इसके लिए गौरव की बात। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है और ये गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती बैगनी क्रांति के हिस्से के रूप में रामबन जिले में शुरू की जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अरोमा मिशन क्या है कि ये सुगंधित पौधों को उगाने का मिशन है।
इसके बाद आप देख रहे हैं फरवरी 2022 में अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, न जाने क्यों। उसके बाद आप देखें आगे, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिसंबर 2021 में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। किसी प्लेयर को आप ब्रांड एम्बेसडर घोषित करते हैं तो ठीक है, कोई समाज सेवी है उसको घोषित करते हैं तो ठीक है, उत्तराखंड का कोई नेटिव व्यक्ति है जो कि पर्यावरण या हिमालय को बचाने की दिशा में काम कर रहा है उसको घोषित करना चाहिए। किसी ऐसे अभिनेता को जो कि पैसे के लिए काम करता है उसको घोषित करना बहुत सही नहीं। या तो उसने भी कोई समाज सेवा का काम किया है सोनू सूद की तरह तो अलग बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिलहाल नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, ये असल में पाइपलाइन है, लंबी पाइपलाइन है और इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। बाल्टिक सागर के माध्यम से ये रूस में जो उस्तलुगा है वहाँ से जर्मनी के ग्रिप्सवॉल्ड तक फैली हुई है। इसका विस्तार जरा देखिएगा। और इस पाइपलाइन से प्रतिवर्ष 55 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनाने का निर्णय जो है ये 2015 में ही लिया गया था और हाल ही में ये तो यहाँ मामला खत्म हुआ। इसे आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक है, क्या इसकी क्षमता है और कितनी लंबाई है, ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की जो है, IIT रुड़की, उसने किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं देने के लिए किसान नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। अच्छा, IIT मद्रास ये भारत में पानी की समस्याओं के समाधान के लिए एक्वा मैप नाम का एक जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित कर रहा है। दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट बनाई जाएगी। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, स्वच्छ ईंधन है, लेकिन ये लागत प्रभावी नहीं है, इसीलिए अभी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फिलहाल ये हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है। फ्लाइंग बोट मतलब उड़ती हुई नाव। और IIAC बेंगलोर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एजूका, इसने भारत में पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट को विकसित किया है। और अंतिम जो करंट अफेयर की न्यूज़ है वो आपको बता रही है कि भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश में जबलपुर का जो लम्हेटा है वहाँ पे बनाया जाएगा। भारत में ये पहला होगा अपने तरीके का। तो यहाँ पर हमने इसे समाप्त किया है। तब तक के लिए नमस्कार।